नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना काल में जब हमारी दिनचर्या काफी अस्त व्यस्त सी हो चली है, ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के सामने उपस्थित है। रंग समागम 2020 इसके माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने कला कर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है और एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। इनकी एक बहुत लंबी रंग यात्रा रही है। देश में करीब करीब सभी बड़े निर्देशकों के साथ आपने रंगमंच किया। आज हम जुड़ने वाले हैं बसंत रावत जी से और जानेंगे उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सौरभ, थैंक यू सो मच। सर, ये कोरोना काल ये काफी कठिन समय चल रहा है हम सभी के लिए। इसमें सर आपका समय और घर परिवार में आप सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल हैं, मतलब ऐसे जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही हमारी है। हम सब लोग बहुत केयरफुली रह रहे हैं और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ घर पे निवासी है। तो सर शुरू करते हैं आज का वेबिनार। जी। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो आपकी ये जो रंग यात्रा रही है काफी लंबी रही है। आपने आगरा से अपना सफर शुरू किया। ये 1980 का दशक था जब करीब 15-20 ग्रुप्स हुआ करते थे उस शहर में। और आपकी शुरुआत कैसे हुई सर आगरा शहर में इतने ग्रुप्स के बीच में? दरअसल में मैं जब एक एज होती है ना जहाँ पे आदमी बेचैन रहता है कि उसे कुछ करना है, और मेरे अंदर ये एक्टर बनने का जो एक वो नशा था वो बहुत तेजी से था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, श्रद्धांजलि नाट्य समारोह आगरा में, वो दिखाने के लिए ले गया था। तो जब मैंने वो देखा तब मुझे लगा शायद ये जगह है जहाँ पे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और फिर मैं कुछ लोगों से मिलने लगा तो सीनियर बतौर वो मुझे बहुत जूनियर था मैं, तो वहाँ बैठना उठना और ये सब ज़्यादा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो मैंने अपना ये ग्रुप बना लिया था, आगरा प्रहसन मंच, मतलब प्रहसन जो छोटे नाटक होते हैं ना उनका एक करके कि हम छोटे छोटे नाटक करेंगे, और अपने साथ के 8-10 लोगों को जोड़ा। और मैं काका हाथरसी के नाटक मैंने सबसे पहले किए थे। मेरा पहला प्ले जो मैंने किया था वो 1984 21 नवंबर को किया था। तब से वो यात्रा शुरू हुई और वो चलती गई चलती गई चलती गई 5-6 साल। इस बीच में मैंने एनएसडी में भी ट्राई किया, 2 साल मेरा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच बीएनए से अनिल चौहान है, वो जुगल जी के बैच के हैं, वो बीएनए से पास करके आए थे, तो वो काफी प्रयोग कर रहे थे। तो वो एक नाटक कर रहे थे अब्दुल्ला दीवाना। उनको जरूरत थी मेरे एज ग्रुप के किसी एक एक्टर की, उन्होंने पूछा था तो किसी ने रिकमेंड कर दिया था मेरा नाम। तो मुझे वो बुलाने भी आए थे और फिर मुझसे कहा कि आप हमारे साथ एक प्ले कर लीजिए। मैंने कहा सर मैं जरूर करूंगा। तो उनके साथ जब मैंने नाटक किया तब मेरा नाटक के प्रति का जो नजरिया था वो एकदम बदला। वो ट्रेनिंग लेके आए थे और ट्रेन का जो तरीका है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि नाटक के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं जब उनके साथ रहा तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी समझी। फिर मैंने अपना ग्रुप जो था वो बंद क्या किया, छोड़ दिया। मैंने लोगों से कहा आप करिएगा, मैं अभी अन्नी भैया के साथ ही, उन्हें अन्नी भैया कहता था कि अन्नी भैया के साथ ही मैं काम करना चाहता हूँ। फिर रामगोपाल सिंह चौहान उनके पिता, वो पूरा परिवार ही ड्रामा करता था सब के सब लोग उसमें। तो मैं फिर उसमें जुड़ गया। फिर मैंने वहां से मेरी यात्रा जो थोड़ी शैक्षिक जिसे बोलते हैं एकेडमिक जो है वो शुरू हुई। तो उनके साथ हमने अंधा योग कथा, एक कंस की, एक और द्रोणाचार्य और तमाम नुक्कड़ नाटक इस तरीके के हमने किए, और फिर ये यात्रा शुरू हो गई। लेकिन हम फिर भी लगातार एनएसडी की ट्राई कर रहे थे। एनएसडी में हो नहीं पा रहा था क्योंकि हमारी शायद जो भी कैपेबिलिटीज रही हों। इस बीच
आगरा में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने एक फेस्टिवल कराया जो कराते रहते हैं वो शहर दर शहर। उसमें हमारा एक नाटक था गधे की बारात, जो उस दौरान हम बहुत हिट हुआ था। और मतलब कहते हैं ना कि आपको पहचानने लगता है शहर एक एज एन एक्टर, तो उससे मेरी एक पहचान बनी थी। और शायद वही पहला ऐसा नाटक था जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिए थे। तो उस संगीत नाटक अकादमी की जो टीम थी, उसमें सूर्यमोहन चंद्रमोहन शर्मा, ये मतलब एकेडमी में जो हिंदी ड्रामा पढ़ाती हैं मैडम चित्रा मोहन जी, जी जी। उनके हस्बैंड थे वो साथ। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी और देखने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बात की। उन्होंने कहा बसंत तुम यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं ड्रामा और एनएसडी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बीएनए रेपेटी की ट्राई करिए, आप जाइए वहाँ। मैं एकदम शॉक, मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई साहब मेरा रेपेटी में कैसे हो सकता है, मैं तो स्कूल की ट्राई कर रहा हूँ। रेपेटी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, मुझे लगता था कि रेपेटी में सारे ट्रेंड एक्टर्स और बहुत सीनियर एक्टर्स जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप भर दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं स्कूल के लिए लगातार ट्राई कर रहा था। फिर मुझे 2 साल या 3 साल एनएसडी के लिए हो गया था, फिर थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था। मैंने कहा ट्राई कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे वो जब उसकी वैकेंसीज निकली तो उन्होंने मुझे फॉर्म भेज दिया। अब उन्होंने फॉर्म भेजा तो मुझे लगा कि नहीं, अगर वो इतना मेरे साथ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना कोशिश करूं। तो मैंने वो भर दिया। वो भर के मैं आ गया। तो इस बीच सफदर हाशमी साहब ने दिल्ली में सहमत के नाम से एक बहुत बड़ी वर्कशॉप लगाई थी, चौराहा के नाम से। तो उसमें आगरा शहर से दो दो लड़के, हर शहर से 2 लड़के मांगे गए थे। तो आगरा से मैं और मेरा एक मित्र और गए थे वहां पे। तो वो वर्कशॉप मेरे लिए बहुत ही एडवांस वर्कशॉप थी, जिसमें मुझे मतलब बेहतरीन डायरेक्टर रैम के रैना साहब, दादी पदम जी, देश पांडे जी और बहुत सारे नाम जो मुझे याद नहीं आ रहे इस वक्त, बहुत सीनियर जो लोग थे वहां मिले। तो वर्कशॉप ने मेरा आत्मविश्वास और बढ़ाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वर्कशॉप सुबह 4 बजे शुरू होती थी। अच्छा। और हाँ, 4 बजे फिर वो एक्सरसाइज से लेके वो पूरी प्रोसेस 7-8 बजे रात तक चलता था। तो उसी बीच मेरे बड़े भाई साहब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ गए थे वहां पे। तो एम के रैना साहब ने वो मुझे दिया था लेटर कि आप बसंत, आपका रेपेटिव सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 1 हफ्ते की वर्कशॉप में छोड़ के आया था, मुझे रिपोर्ट करना था यहाँ पे। हम्म। तो फिर मैं रैना साहब की एक बात मुझे याद है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बंद मत जाना, रेपेटिव करने जा रहे हो तो अटक मत जाना। जब तक तुमको लगे, तुम्हें लगता है कि कहीं पिंजरे में तुम बंद जैसे हो रहे हो, फील कर रहे हो, तो तुम निकल जाना बाहर। एक उनकी लाइन थी जो मैं साथ लेके अपने आया था। फिर मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में राज बिसारिया साहब ने, मनोहर सिंह, रुद्र सेन गुप्ता साहब, इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। और राज बिसारिया मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी चीज थी। मैं तो मतलब बहुत डरता था उनसे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता था मैं। उनके डायरेक्शन, उनके स्पीचेस से मैं बड़ा इम्प्रेस रहा हूँ हमेशा से। तो भैया यहाँ भी आ गए हम अपने बीएनए। बीएनए यात्रा शुरू हुई। तो बीएनए में हमने सबसे 90 में मैं बीएनए आ गया था। आगरा में करीब 4-5 साल गंभीर थिएटर करने के बाद। लेकिन इस बीच में मेरा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से मेरी स्कॉलरशिप और पास हो गई थी, मुझे मिलना शुरू हो गई थी। अच्छा। तो उस स्कॉलरशिप में मुझे किसी डायरेक्टर के अंडर में काम करना था और वो स्कॉलरशिप डायरेक्टर साहब को मिलती है और वो डायरेक्टर साहब चाहते तो मुझे देते थे। तो उसमें मैंने हबीब साहब का, राज साहब का, अनिल साहब भैया का नाम डाला था। तो उस दौरान मैंने करीब 6 महीने हबीब साहब के साथ भी काम किया। अच्छा। अच्छा। हाँ, हबीब दिल्ली में रहा, मैं हबीब साहब के साथ काम किया। लेकिन वो दरअसल में मैंने उनके साथ चरणदास चोर, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, ये 2 प्लेस ही मैं कर पाया था। फिर वहाँ का जो पूरा वातावरण था वो मुझे, मेरे साथ मैच नहीं कर रहा था। वो पूरा एक ग्रामीण और उनका एक छत्तीसगढ़ी का मैटर था और मैं आधुनिक रंगमंच करने वाला लड़का था। तो मैं उनके साथ फिर ज्यादा कर नहीं पाया, तो फिर मैं चला आया वहां से। फिर मैं जब लखनऊ आ गया, तब लखनऊ में मैंने, हमारा सबसे पहला प्ले था स्कॉर्पियो, बिच्छू, जुगल जी ने डायरेक्ट किया था। बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उसके बाद हमारे रंगमंडल की यात्रा शुरू हो गई। हमारा रंगमंडल का पहले प्ले था बिच्छू, स्कॉर्पियो, जो जुगल जी ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद हमने
भानु भारती जी के साथ आषाढ़ का एक दिन, बीएम शाह जी के साथ माइजर, कंजूस, और जुगल जी के साथ उनके ललित सिंह पोखरिया साहब को भी एक प्ले मिला था। एक हमने पानू फूलिया की कहानी की थी, समाधि सो। ये उत्तराखंड के फोक पे आधारित कहानी थी, राजकमल के नाम से की थी। फिर ये यात्रा हमारी वहाँ चलती रही चलती रही, तमाम नाटकें। फिर इप्टा में जुगल जी इप्टा से भी जुड़े हुए थे, तो इप्टा एक नाटक कर रही थी, आला अफसर। अच्छा। हम्म, तो दरअसल में मेरी गायकी बहुत अच्छी है। मैंने फोक प्लेस में बहुत गायकी की है। मुझे नौटंकी और मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन फोक सिंगिंग में बहुत ज्यादा रहा है, फोक प्लेस में। तो मैं बहुत अच्छा गाता था, तो जुगल जी मुझे आला अफसर के लिए इप्टा ले गए थे कि बसंत एक रोल है, तुमसे कर दो। फिर मैंने इप्टा के साथ काफी काम किया। 3.5-4 साल बाद मुझे रंगमंडल में ऐसा महसूस होने लगा कि मैं कोई सरकारी नौकरी जैसे कुछ नौकर सा होता जा रहा हूँ। सुबह 10 से 5 तक की वो कुछ नौकरी जैसी फीलिंग होने लगी थी। और अभी मुझ में काफी एनर्जी थी, मैं चाहता था कि मैं फ्रीलांस करूं और उस तरीके से। तो हमने वहाँ आला अफसर किया। आला अफसर करके फिर राज बिसारिया साहब एक नाटक कर रहे थे, डम वेटर, हार्रिट पिंटर का है। यस। हाँ हाँ। तो राज साहब ने हमें बुलाया। उससे पहले, अब दरअसल में बात बीच में छूट जाती है, कुछ मुझे याद आता है क्योंकि काफी लंबी यात्रा हो गई है। यस तो यस। उस हाँ, तो मैंने इप्टा, फिर उसके डम्बवेटर से पहले जो हाँ जितेंद्र मित्तल साहब भी हैं, यायावर करके एक संस्था चलाते हैं। उनका एक प्ले था, हमारा कोई नाम नहीं। वो मैंने और 2 एक्टर्स का प्ले था वो मैं और ललित सिंह जी ने किया था साथ में। अच्छा। तो उसे देख कर राज साहब ने हमारी डम्बवेटर की कास्टिंग की थी। फिर उन्होंने डम्बवेटर के लिए बुलाया था। तो डम्बवेटर के लिए हम एकेडमी में, रेपेटरी में क्योंकि नौकरी भी करते थे, तो डम्बवेटर के लिए उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। और वो रेपेटरी चीफ थे कैनेस्टियन पंत करके। तो अच्छा। हमें थोड़ा सा खराब लगा। हमने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमने फिर रेपेटरी से रिजाइन कर दिया था। हमने कहा था ये रेपेटरी तो हम कभी भी कर लेंगे, बट राज बिसारिया साहब के साथ जो अनुभव होने वाला है वो शायद हमें नहीं मिलेगा कभी भी। और लखनऊ में राज बिसारिया के बाद कुछ है भी नहीं, मतलब तो अगर देखा जाए तो अगर लखनऊ में आप हैं और राज साहब की संगत आपको मिल गई है और उनके साथ आपने काम कर लिया है, तो आप मतलब एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं और आपको एहसास होने लगता है कि एक्टर सही मायने में एक्टर कैसा होता है। दूसरा सबसे बड़ी, मैं उनसे जो इम्प्रेस होने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये था, वो दरअसल में झूला छाप जो रंगमंच है ना, जो झूला छाप एक्टर्स जो अब बड़े भारी उसको, लेकिन वो उससे दूर रहते थे। वो एक्टर की डिग्निटी में बहुत बात करते थे। वो कहते थे यार एक्टर्स हो तो एक्टर का मतलब है अगर वो दूर खड़ा है तो लोगों को लगे कि वो एक्टर खड़ा हुआ है। उनका ये सब जो चिंतन था वो बहुत जबरदस्त था। और वो वहाँ एक रिच थिएटर, रिच मीन्स मतलब मैं इकोनॉमी रिच की बात नहीं करता, लेकिन एक मेंटली रिच भी होते हैं ना, आपने देखा होगा। जब तक आपके अंदर मेंटली रिचनेस नहीं है तो थिएटर में तो वैसे ही पैसा नहीं है, आप कहाँ से करेंगे। अगर पैसा है तभी आप थिएटर कर सकते हैं, नहीं तो आप वही रोते। आपने देखा होगा अक्सर रंगमंच के लोग रोते ही रहते हैं। मैंने मतलब उसे, मेरे ये शब्द सही है या नहीं लाइन, तो ठीक है सर। वो परेशान से ही रहते हैं कि हमारे परेशान पैसा रहते नहीं है। जब पैसा नहीं है तो मत करिए आप। और कर रहे हैं तो फिर आप उसकी डिग्निटी को क्यों खराब करें, उस एक्टर की डिग्निटी को। अब बिल्कुल। ये तो है नहीं कि सिनेमा में जाएंगे तभी आप एक्टर बनेंगे, एक्टर तो कभी बनेंगे। और सर ने हमें ऐसे एक्सपीरियंस कराया था वो, हमें ऐसा लगता था कि लिटरली हम बड़े भारी स्टार जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती थी उनके साथ काम करके। मैं इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ क्योंकि सर ने हमें स्पेशली मतलब एडवांस ट्रेनिंग दे दी थी एक तरीके की एक्टिंग की, उनकी संगत में हम जब रहे तो। बड़ी से बड़ी हॉलीवुड एक्टर्स, ऑलेंस लोरीवर जैसे एक्टर्स की वो कैसेट्स मंगा के दिखाते थे, बताते थे कि अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग का क्या मतलब होता है, और एक्टर को कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। वो एक पैंट शर्ट उसके विरोध में नहीं थे, लेकिन एक पैंट शर्ट आप रोज धोइए और रोज पहनिए।
वो उस विचार को लेके थोड़ा उनका वो बहुत चलता था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लड़की प्रिंटर पे रिसर्च कर रही थी, एक इंग्लिश लड़की थी, उनको 15 दिन के लिए हमारे साथ बुलाया डिस्कस करने के लिए। तो मतलब वो आप समझ रहे हैं कि फीलिंग सर के साथ क्या थी। तो मैं लाइफ में सर से बहुत इम्प्रेस हुआ, और वो बेहतरीन बहुत नाटक था। वो हम लोगों ने सर के साथ किया। सर के साथ काम करने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस, उसके बाद फिर मैं इप्टा इप्टा ने मुझे बुलाया, फिर इप्टा के साथ भी मैंने बहुत प्ले किए, खोजा नसरुद्दीन, कहानियों का मंचन, रवि दादा के साथ। और इप्टा के पूरी ब्रांचेस की वर्कशॉप की मैंने, डायरेक्शन की, एक्टिंग की, और ये सब करके मैं लेकिन फिर इस बीच मैंने एक नाटक भी डायरेक्ट किया था। वो मेरा रिसर्च था, मतलब। हाँ, जब हम रंगमंडल में काम कर रहे थे, तो जब ललित जी एक वो राजकुमार प्ले कर कहानी कर रहे थे, तो उसी दौरान हम कहानियां पढ़ रहे थे बहुत सारी। तो उस बीच में ग्रामीण जीवन की श्रेष्ठ कहानियों में एक कहानी मिली थी, दुखवा में बीतल रतिया। वो कहानी बहुत अच्छी थी, वो बिहार की पृष्ठभूमि पर थी। और बिहार में जो लौंडा नाच होता है ना, यस सर। उस पे आधारित थी। वो कहानी ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया था, क्योंकि मैं गाता और नाचता था, और मेरा अभिनय का भी सही वो था मापदंड। तो मैंने ललित जी से कहा, इस कहानी को करिए। बोला इसे नहीं, क्योंकि वो खुद गढ़वाली थे, तो वो गढ़वाली फोक पे ज्यादा काम करना चाह रहे थे। तो अच्छा। मुझे, हाँ, तो मैंने कहा वो कहानी मैंने रख ली। वो कहानी 3-4 साल मेरे पास रखी रही, और मैं उस पर रिसर्च करता रहा कि उस लड़के पे, कभी बिहार चला जाता था तो पता करके आ जाता था कैसे हैं उनके गाने वाने, ये सब करके। मैंने फिर वो कहानी इप्टा के साथ 95 में की थी, सौरभ। हाँ, उस पे मैंने रिसर्च किया था पूरा। और वो मैंने ललित जी ने उस बैट से मैंने लिखवाई थी। और गाने उसके, मैंने उसमें मेन रोल किया था, डायरेक्शन किया था, म्यूजिक किया था। मतलब कंप्लीट एक पैकेज था मेरा। उसमें मैंने अपने आप को पूरा चेक किया था। और बाय द वे, वो नाटक बहुत बेहतरीन बन गया था, शायद आपने देखा ना हो। मैं अभी 15 में भी SNA में करके आया था उसका एक शो। तो बहुत ही बेहतरीन नाटक था। मैं मतलब वो एक मेरा सिग्नेचर हो गया था एक तरीके से। और उसके मैंने बहुत शोज किए, 95 से लेके। और मैंने 2002-3 तक, मेरे को जब भी याद आता था कि मैं वर्कशॉप करता था, तो उस नाटक की डिमांड जरूर रहती थी। फिर वो मैंने किया। फिर वो नाटक करने के बाद मेरे मित्र लोगों ने कहा कि रंगमंच की फिर वही समस्या कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और फलाना और ठिकाना और कैसे सरवाइव। नाटक, एक नाटक में इतनी मेहनत करने के बाद, जैसी नाटक जब चल रहा होता है, तब तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा रोजगार कर रहे हैं और बड़े रोजगार में व्यस्त हैं। नाटक खत्म होते ही फिर एक नई किस्म की बेरोजगारी से शुरू हो जाती थी। समझ में नहीं आता था कि इसको कहाँ से कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी को ड्रामा बना लेने में, फिर उसे जीना बहुत कठिन जॉब है। मुझे तो बहुत कठिन जॉब लगता था। और वो भी अपनी शर्तों पे, या अपनी डिग्निटी, उस ड्रामा की डिग्निटी को बचा के जीना। तो हमारे मित्र थे, वो हमसे कह रहे चलो बसन बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे कुछ वहीं देखते हैं करके। तो 95 दिसंबर में फिर हम बॉम्बे आ गए। तो मुझे तो एक्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं था। मेरे जो मित्र थे सुरेश काला, वो मेरे साथ हम दोनों आ गए थे। वो हम दोनों करीब 8-10 साल रूममेट रहे। तो वो डायरेक्शन में आ गए थे, तो उन्हें डायरेक्शन में काम मिल गया था, और हमारे लिए बिल्कुल नई जगह थी। तो धीरे धीरे करके वहां पे एक अजीब बेचैनी तो रहती है रंगमंच वाले को बॉम्बे में, उसे एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है और एटमोसफेयर है, जो मनोविज्ञान है, वो बहुत ही अलग तरीके का है। लेकिन हम साथ गए थे, तो 1-1.5 साल के अंदर हमको काम भी मिल गया था। फर्ज एक सीरियल हमें मिला पहले, काफी करने के बाद। फिर मैंने वहाँ काफी सीरियल्स किए। फिर सडनली पायलट बहुत की। और मैं जिस दौर में वहां पे था, उस दौर में ये सारे चैनल लॉन्च हो रहे थे, स्टार प्लस, ये इसी 95-6-7 के आसपास ही ये सब लॉन्च हुए हैं, सहारा वगैरह। तो इसके पायलट्स में बहुत कर रहा था। मैंने किए, सुधीर मिश्रा जी के साथ मैंने काम किया, जॉन मैथ्यूज के साथ काम किया, सुहेल ततारी के साथ काम किया, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। लेकिन एक खालीपन सा अंदर रहता है वहां पे। पता नहीं और के बारे में नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं अपनी जरूर कह सकता हूँ, एक खालीपन सा रहता था। क्योंकि रंगमंच में
अगर ड्रामा नहीं हो रहा है तो अच्छी बातें तो हैं करने के लिए। आप बातें करके अपना बहुत सारा समय और बहुत सारी अपनी बौद्धिकता को बढ़ा सकते हैं। बम्बई में बातें भी नहीं है, वहां तो कुछ और ही किस्म की बातचीतें होती थी जो हमें शायद ये कह लो कि मतलब खराब तो नहीं, लेकिन हम शायद थोड़े से मिस्ड फील करते थे कि शायद हम यहाँ पे तो बहुत काम करके मेरे दोस्त थे वो सुरेश, वो थोड़े से फेड अप हो गए। एक हमने फर्स्ट सीरियल किया था डेली शो। हाँ, उसके वो करीब 1 डेढ़ साल चला था वो। काफी बड़ा एपिसोड डेली शो बनने के उसमें था, लेकिन वो बीच में बंद हो गया, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फिर सुरेश चला आया गढ़वाल में, उसे कुछ अपने रिसर्च करने थे, महाभारत जो गढ़वाल में होती है उसको लेके उसे कुछ काम करना था। तो वहां से फिर मैंने काफी काम करने के बाद फिर मुझे मेरा को भी थोड़ा सा खाली अकेला हो गया तो खाली सा लगने लगा। और फिर थोड़ा मेरी एक आदत में भी है कि मैं 4-5 साल के बाद थोड़ा सा उखड़ने लगता हूँ किसी भी जगह से। तो फिर मैं वहां से फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर मैंने दिल्ली में फिर थिएटर किया। फिर दिल्ली में फिर मैं हम्म। अपने भानु जी के साथ फिर मैंने एक सम्राट प्ले किया। और हम्म। अपने फिर मैंने दुखवा को अपने दुखवा बीतल रतियां इसको लेके फिर मैंने बहुत वर्कशॉप की जगह जगह शहर शहर। और जब से मेरी यात्रा ऐसे ही चल रही है सौरभ। हम्म। सर ये चार, अगर हम लोग बोले तो ये चार पड़ाव रहे हैं आपके जीवन में। आगरा में से ये आपकी अगर यात्रा की हम लोग शुरुआत देखते हैं तो आगरा से ये यात्रा शुरुआत होती है। फिर आपको लखनऊ में आना रहा, कुछ समय के लिए मुंबई में आना हुआ, और फिर आप दिल्ली चले गए। और इस दौरान बहुत ही अलग अलग, अगर मैं जॉनर के डायरेक्टर्स के साथ बोलूं, आपने काम किया। आपने छत्तीसगढ़ में जाकर नया थिएटर जो था हबीब साहब का, उसके साथ काम किया। फिर उसके बिल्कुल विपरीत राज साहब के साथ आपने उनका बिल्कुल ये मॉडर्न और ये वेस्टर्न थिएटर किया। प्रभाव किसका सर आपके ऊपर पड़ा सबसे ज्यादा? दरअसल मैं प्रभावित राज साहब से ही हुआ, राज बिसारिया साहब से। क्योंकि उनका वो जो चिंतन है ड्रामा के प्रति और जो समझ है और जो ज्ञान है वो बहुत बेहद है, बहुत ही बड़े स्तर पे है। और वो उनके लेक्चर्स भी अगर आप सुनेंगे, मेरे ख्याल से आपको शायद सौभाग्य मिला है या नहीं उनके साथ। यस सर, मिला है, किया है हाँ, काम सर। वो उनकी जो बातचीत और उनके जो लेक्चर्स हैं वो आपको क्यों करता विमूढ़ सा कर देते हैं, मतलब कहीं हटने ही नहीं देते। और लेकिन मेरी जो रुचि थी, जो मेरी अंदर वाली जो रुचि है व्यक्तिगत तौर वाली, वो मेरी फोक आर्ट ही रही। वो मेरी लोक रंगमंच में मेरे काफी मजा आता रहा है, क्योंकि मैंने सब तरीके का रंगमंच किया है। नौटंकी भी की है मैंने, खोजा नसरुद्दीन जैसे उर्दू नाटक भी किए, मौलियर को भी किया। और आपके क्या कहते हैं, दुखवा जैसे नाटक भी मैंने किए, भोजपुरी फोक में, जयपुर फोक, राजस्थानी फोक में भी मैंने काफी नाटक किए। तो लेकिन हाँ, प्रभाव मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत तौर पर किसी रंगमंच के पर्सनैलिटी का पड़ा तो वो राज साहब का ही पड़ा। मेरी रुचि जो है वो मेरी फोक रंगमंच में अधिक है। सर तो व्यक्तिगत तौर पर आपने जो ये बात बताई कि रंगमंच में आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा और बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो राज साहब का ही था, और वो हमेशा एक्टर की डिग्निटी की बात करते हैं। ये थोड़ा सा सवाल मैं लीक से हटकर पूछ रहा हूँ सर, थिएटर में रह के, क्योंकि आपको भी पता है कि लंबा अरसा आपका थिएटर में बीता है, पैसों की बहुत क्राइसिस होती है एक्टर्स को। क्या विकल्प है, या आप क्या विकल्प देखते हैं कि थिएटर में रह के एक एक्टर की डिग्निटी को बनाते हुए भी एक सस्टेनेबल लाइफ जी जा सके? क्या कोई ऐसा विकल्प है कि थिएटर में ही रहकर आजीवन चीजों को किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता है, मेरा ये मानना है, लेकिन उसके लिए आपको जैसे कि कोई भी जॉब है, वकालत है, डॉक्टरी है, कोई पढ़ते तो जम नहीं जाते, उसके लिए बहुत लंबी यात्रा होती है। वैसे ही रंगमंच को रिसीव करना पड़ेगा आपको। पहले ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद फिर आप यात्रा करिए, घूमिए, समझिए, और फिर जहां आप रहते हैं वहां ये सोचिए कि यहाँ की क्या ऐसी चीज है, जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मिलेगी। आप नाटक करते रहे, आपने कुछ अपनी एक्टिंग करके दिखा दी तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप हमेशा क्राइसिस में रहेंगे। आपको अलग से कुछ करना है,
जैसे हबीब साहब की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने उस रंगमंच को एक ऐसे लोगों के पास ट्रांसफर किया, तो लोग अचंभा करते, उसे ही तो भुनाते थे वो, हम्म। कि बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित लोगों को डायलॉग याद कराना, फिर करके वो रंगमंच करना, तब तो बात बन सकती है आपकी। और रंगमंच की ट्रेनिंग का मतलब ही मुझे ये लगता है, अदरवाइज तो फिर आप अपने भैया बॉम्बे बचता है, आप वहां जाके ट्राई करते रहिएगा, और अगर वो लग जाती है लॉटरी तो ठीक है, अदरवाइज तो वो आप बेकार है ही। हम्म। भाई आपने ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग का वो यूज कहाँ करेंगे आप? है आप, तो मैंने तो ज्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ, उनका क्या हालत है, ट्रेनिंग ली, अपने शहर में आए, जो नाटक उनके जो डायरेक्टर ने उनके साथ किए थे उन नाटकों को किया, और उसके खुद डायरेक्टर बन गए, और वो फिर वहां से करके चले गए। इससे क्या फायदा आपको हो रहा है? आप हर रंगमंच का मतलब है, आप बनारस से हैं, तो आप जहाँ रहते हैं वहां का, हमारा देश तो यार एक गुलदस्ते की तरह है ना, कितनी सारी फोक्स है, कितनी सारी और चीजें में ऐसे, एक फोक पे फोकस ही नहीं कर रहा, ये लोक नाट्य पे फोकस है, लेकिन जड़ें तो हमारी लोक नाट्य से जुड़ी हुई है ना। शेक्सपियर को आप यहाँ करेंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, आपको यहाँ पे आपको भारतेंदु करना पड़ेंगे, प्रेमचंद को करना पड़ेगा, तभी बाहर के लोग आपको देख पाएंगे। और आप ट्रेनिंग लेके एडवांस कुछ हो जाते हैं, आप उसको कुछ दूसरे तरीके से देख जाते हैं, उसी के अंदर आपकी डिग्निटी छिपी हुई है थिएटर, उस एक्टर की, उस डायरेक्टर की, उस थिएटर वर्कर की। और जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं होगा, आप करते रहिए, एक भीड़ इकट्ठी होती जाएगी, हर साल 20-20 लोग निकलते चले जाएंगे, और वो एक कोई कहीं पे जिनमें पैशन होगा, जिनमें दम होगी, वो तो रास्ता बना लेंगे, जिनमें नहीं होगी वो बम्बई में कहीं क्राउड्स में कहीं किसी को चांस मिल जाएगा तो वो एक आध दो कुछ मुख्य किरदार में अपने आप को निभा लेंगे, अदरवाइज गुंजाइश है, सब है, लेकिन वो भी नहीं है, तो हमें रंगमंच भी इस स्तर का करना होगा ताकि लोग आपकी टिकट्स ले सकें। आपने क्या, अभी मैं ये लड़का एक आगरा में थिएटर करने के लिए आया था यार, उसको मैं क्या बोलूं, कोई एडीएम थी सिटी महिला एक्ट्रेस, उनके साथ उसने प्ले किया था, और नाटक के बाद उसने बाहर एक कटोरा रख दिया ड्रम, कि जिसको इसमें जो पैसे डालने हैं वो डाल दे, और वो कह रहा था कि रंगमंच पे, मेरे को इतना खराब लगी ये बात, ये कौन सा, ये भिखारी मतलब आप ये कौन सी मानसिकता का रंगमंच कर, आपकी जो एक्ट्रेस है वो इनकम टैक्स की कोई ऑफिसर है ये, और आप बाहर ये अनाउंसमेंट करके वो रख देते हैं, क्या इतना बड़ा वो डिब्बा सा, उसमें कहते हैं कि जिसकी जो श्रद्धा हो वो उसमें थिएटर के नाम पे डाल, ये कौन सा थिएटर है? आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप उसको भिखारी बना रहे हैं उस रंगमंच को। रंगमंच भिखारियों का काम नहीं है, रंगमंच इंटेलेक्चुअल्स बौद्धिकता का है, पैसा नहीं है, क्राइसिस है, लेकिन ये एक पागलपन है, ये सबके अंदर नहीं होती, ये इसके लिए इसके करने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो बहुत कम जो लोग हैं उनमें बहुत पैशन होता है, बहुत पैशन के साथ करते हैं। हम इतना रंगमंच कर सके इसलिए क्योंकि वो एक पैशन था, एक पागलपन था, और वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप चाहेंगे बहुत आसानी से तो यार एक वकील की वकालत भी नहीं जम पाती 10 साल में, उसको भी बुढ़ापा हो जाता है। हबीब साहब कब से कर रहे होंगे जब जाके हम जान पाए हैं उन्हें, बिल्कुल सर। सोचिए कितने और सारे लोग होंगे जिनका पूरा जीवन चला गया। राज बिचारे साहब की कितनी लंबी यात्रा है जो आज हम उनकी बात या वो कर रहे हैं, तो आपको कैसे मिल सकता है? अगर आप वैसी लाइफ चाहते हैं और अपने एज एन एक्टर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एज एन डायरेक्टर चाहते हैं, तो आपको वैसा सोचना होगा और वैसी ही मेहनत करनी होगी। अगर आप इंटेलेक्चुअल्स में अपने आप को काउंट करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स एटीट्यूड को आपको डेवलप करना पड़ेगा, और अपने आस पास इर्द गिर्द पास ही में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनसे आप एक अपनी पहचान बना सकते हैं सर। तो शायद ये जो तस्वीर है रंगमंच की, जो कि सर आपने एक बहुत ही सटीक उदाहरण लिया कि वो कटोरा बाहर रख दिया था और लोग वहां पर पैसे डाल के, सच बात है सर, ये सच में देखकर भी ऐसा दृश्य बहुत ही बुरा ये लगता है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके के आर्ट फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, हमको पता है हम लोगों ने इसमें कितनी ज्यादा मेहनत करके उस चीज को पाया है। तो सर क्या आपको ये लगता है कि सदियों से जिस तरीके के लोग निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके की बातें वो यंगर जनरेशन को बोलते हैं, पैसा नहीं है, मुफलिसी है, गरीबी है, करोगे तो ऐसा ही है वैसा है, तो क्या इसका भी सर प्रभाव पड़ा है क्या लोगों के ऊपर, जिससे इनकी मानसिकता बन गई है कि सच में वाकई में पैसा नहीं है? दरअसल में बना दी गई है, रंगमंच में हमेशा से क्राइसिस रही है,
लेकिन 50 साल पहले जो क्राइसिस थी वो क्राइसिस आज नहीं है। जब हमारे देश ने इकोनॉमिकली इतनी तरक्की करी है तो वो तरक्की क्या रंगमंच तक नहीं पहुंची है? वो इकोनॉमिक्स रंगमंच तक भी पहुंची गई है। बात ये है आपको लेना आ पा रहा है या नहीं? कुछ लोग एकेडमिक जो लोग जो सिर्फ सरकारी अनुदान पे जिंदा बैठे हैं वो दलाल बन चुके हैं, उन्होंने ले रखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो दलाल नहीं है, जो अपने पैशन से जो रंगमंच को करते हैं और मेहनत करके पोस्टर्स और ये सब चीजें इकट्ठी करते हैं और ऑडिटोरियम को पैसा देते हैं, कहीं कहीं से भी अरेंज करके रखे, उनके उनके अंदर तो ये भावना पैदा नहीं होती। भाई 50 साल पहले जो स्थिति, आज स्थिति में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? हर आदमी ये कहता है ना, आपको सुना होगा कि यार हमारे वक्त में तो गुरु बड़े मजे थे और बड़ा भारी वो होता था, ये करता था। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दौर का एक समय होता है, हर एक दौर होता है और सबका अच्छा दौर होता है, किस दौर का दौर खराब नहीं होता है। लेकिन जिनके पास मैं खास तौर से पैशन की बात ये कर रहा हूँ कि बिना पैशन के यार रंगमंच तो नहीं हो सकता। आप फिल्म के एक्टर बने ना बने, लेकिन बिना पैशन के आप एक्टर नहीं बन सकते। एक्टर का बहुत बड़ा जॉब है और उसके सामने अगर पैसे का रोना रोते रहेंगे आप, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? मैं जानता हूँ रंगमंच में पैसे की बहुत एक समस्या है, लेकिन पैसे की समस्या का समाधान भी है, रास्ता भी है, वो आपको खोजना पड़ेगा। आप सफल नहीं हुए तो आप सब चाहते हैं कि दूसरा कोई सफल होगा ही नहीं। भाई आप जब सफल हो जाते हैं तब तो आप लेक्चर बड़े पॉजिटिव देते हैं कि ये था और वो था, फलाना था। जैसे ही आप असफल होते हैं तो आप ये कहते हैं मत कर, इसमें पैसे नहीं है, इसमें फलाना नहीं है, इसमें ठिकाना नहीं है, और आपको वो नर्वस करते रहते हैं। ये बात नहीं है। हर चीज के दो पहलू हैं, वो आपको समझने की बात है। हाँ, संख्या परसेंटेज ज्यादा है, अगर आपको पैसे की बात लग रही तो चले जाइए, मत करिए। क्या जरूरी थोड़ी है? किसी ने कह तो दिया है, नहीं दिया कि भैया रंगमंच ही करना आप। वो तो रंगमंच जिसे करना है वो तो करेगा ही करेगा, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। उसे तो पता नहीं वो कौन सा एक अंदर जो एक थर्ड पावर उसके चल रही है वो करवा रही है उससे। राज बिल्कुल विसारिया बिल्कुल साहब भी तो रंगमंच करके एक एकेडमी बनाई, वो भी जब नाटक करते होंगे तब भी तो पैसे की समस्या रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। है? और बड़े बड़े भानु भारती जैसे लोग या और दूसरे लोग, उन्होंने भी राजस्थान में जाके काम किया, भानु जी ने, तब भी तो समस्या रही होगी। आप उनको क्यों नहीं देख रहे जो नॉन एकेडमिक हैं और जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई है थिएटर में? आप उनको क्यों देख रहे हैं जो एकेडमी जो ये छत्र छाया में जीते हुए हैं, जी रहे हैं, और जो दलाली दलाली का काम कर रहे हैं? हम लोगों को आक्रोशित हम इसलिए रंगमंच को लेके कि रंगमंच में जिन लोगों को जहां होना चाहिए वो वहां है नहीं। एक दलाल किस्म की मानसिकता ने उसे कैप्चर कर लिया है। सरकारी अनुदान है वो तो आगे आएगा क्योंकि मिल रहा है, उसे चंद लोग ले लेते हैं, उसका मिसयूज होता है, फिर जाके घर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको आइडेंटिटी बनानी है तो फिर आपको भानु भारती, हबीब तनवीर, राज बिसारिया, बीएम शाह और तमाम रतन श्याम जैसे, रतन श्याम जी साहब ने तो मछली पकड़ने वाले लोगों के साथ संस्था बनाई। मणिपुर में पूरा गांव है जो उनके नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने, वो तो नहीं रोए पैसे के लिए, उन्होंने रास्ते बनाए ना, उसको सीखा। तो ये पूरी तरह सौरभ एक सोच, एक चिंतन की बात है, क्योंकि ड्रामा एक सोच ही तो है, एक इंटेलेक्चुअल जॉब ही तो है। शायद ये भी एक वजह है कि लोगों ने सही उदाहरण नहीं देखा है। लोग काफी समय से एक गलत उदाहरण ही देखते आए हैं और उसको मानते आए हैं, और शायद ये एक है वजह जिसकी वजह से उनको एक सही अप्रोच कहें या सही डायरेक्शन कहें, वो थिएटर में नहीं मिल रहा है। और सर ये बात भी मैं जैसे कि आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी क्राइसिस होने के बाद भी बड़े बड़े जो भी डायरेक्टर्स हैं, आखिर वो थिएटर में रहकर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और वो पैसे की बात करें या उसकी बात करें तो उसको भी वो लोग जनरेट कर रहे हैं। शायद डाउन द लाइन बात यही है कि एग्जाम्पल सही लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। वो अब है कौन? आप ये बताइए कि गार्गी साहब की एक कहानी मुझे याद आती है। वो कहते थे, वो दरअसल में उन्होंने एक रिक्शे में बैठ के जा रहे थे वो, तो रिक्शे वाले से उन्होंने, उनका जान पहचान का था, उन्होंने कहा यार आजकल एक केस आ गया है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा सर वकील से बात कर लीजिए, वो कर देगा सॉल्व। उसने कहा ठीक है। अगले दिन फिर रिक्शे में आ रहे थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, दवा ले लूं। बोले डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो तीसरे दिन फिर वो रिक्शे में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा यार एक नाटक लिखा है, सोच रहा है कि मैं इसे डायरेक्ट करवानी सोच रहा हूँ। तो रिक्शे वाले ने कहा मुझे दे दीजिए डायरेक्ट, तो मैं कर दूंगा। तो
बात ये है कि हर आदमी डायरेक्टर बना हुआ है और एकेडमिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन वो भ्रमित भी कर रही है आपको। आपको ये भी समझना पड़ेगा, वो भ्रमित भी कर रही है। जो इंटेलिजेंट आदमी है वो सही उदाहरण देगा, और जो कमजोर है वो गलत उदाहरण देगा, वो उसकी तरफ ही जाएगा। तो जो भीड़ है वो बट भी तो रही है ना दो लोगों के बीच में। बिल्कुल आपसे बिल्कुल। आप आपसे आपसे आपके लेवल का इंटेलिजेंट लड़का जब आपको उसे कॉम्प्लेक्स होने लगेगा तो आपके पास बैठेगा ही नहीं वो। उसकी ये भावना नहीं रहेगी कि नहीं, अगर मैं सौरभ के साथ बैठूंगा तो शायद मैं कुछ ज्यादा सीखूंगा। वो वहां बैठेगा जहां वो कंफर्ट होगा। यस। और और वो कंफर्ट कहाँ पे, वो कंफर्ट वो दो जोन में कौन कौन से लोग बैठे हैं, यही तो एक चॉइस है, यही तो चिंतन है उसमें कि आप कहाँ फंसे हैं, कहाँ फंस गए, आप किन लोगों में फंस गए जिन्होंने आपको कमजोरी किया, आपको नर्वस ही किया, आपको पैसे की ही बारे में लुड़ाते फुड़ाते रहे और करते रहे। मैं ये कह रहा हूँ, एक अभी पीछे बोली थी, अभी बोल रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची है 50 साल में, है? हमारी इकोनॉमी कितने हाई लेवल पहुंच गई हम। और क्या 50 साल में इकोनॉमी अगर यहाँ पहुंची है तो हमारी उस इकोनॉमी का रंगमंच को फायदा नहीं हुआ है, या लोगों ने फायदा नहीं उठाया है? अगर आपने नहीं उठाया तो आप मूर्ख हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मैं उन लोगों के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ जो एकेडमिक हैं। एकेडमिक मीन्स एकेडमी में आपको एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई जाती, एकेडमी में मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एक्टिंग तब मैनेजमेंट आपको इसलिए वहां पढ़ाया जा रहा है ताकि आप मैनेज कर सके कि आप इसको कैसे बेच पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, और कैसे इससे निकल पाएंगे। तो यहाँ चारों ओर ये दोनों, अरे कुछ नहीं है यार, पैसा नहीं है, क्या करोगे, क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, जिंदगी खराब कर रहे हो, फला ठिकाना। वहां पे ये संख्या ही तो ज्यादा है, बिल्कुल सर। तभी तो पैसे की बात आती है। पैसे की नहीं बात करके दूसरे नए उदाहरण जो हैं उनकी बात कौन कर रहा है? कोई नहीं करता, वो डरे हुए हैं लोग। तो सर, पैसे की बात अगर हम लोगों ने यहाँ पर बात इस बात को लेकर शुरू किया है, तो सर शायद जो यहाँ तक स्थिति आ गई कि आपने 1 महीने तक एक नाटक तैयार किया अपना खून पसीना लगाकर, और उसको भी केवल दिखाने के लिए आपने ऑडिटोरियम के बाहर एक कटोरा रख दिया कि उसमें पैसे डाल दो। तो सर पहली बात तो ये कि क्या ऑडियंस को काफी समय से अगर हम लोग बात करें तो शायद वो चीज भी आप नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे पैसे मांग सके, जी तो क्वालिटी भी सही करने की जी बहुत नीड है। जी बिल्कुल। एक तो बात ये है कि मान लिया कि एक तो आपको अपनी क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरे आपने उस पूरी बौद्धिकता कोई भिखारी बौद्धिकता बौद्धिकता बना दिया, बिल्कुल बिल्कुल है सर। ना? तीसरे आप उसकी पूरी डिग्निटी आपने खराब कर दी। अरे यार, क्या क्या बात है, मैं ठीक है, मैं एक संपन्न परिवार का लड़का हूँ, मेरे को पैसे की मुझे इतना खर्चा मिलता है, मैं उस पर रंगमंच कर दूंगा। लेकिन क्या मैं ये करूंगा कि मैं कटोरा बाहर रख दूंगा और एक ड्रम रख दूंगा कि इसमें पैसे डाल दीजिए? आप ये सोचिए कि वो ऑडियंस क्या सोच रही है आपके बारे में, जबकि वो वही आपको वही देखने वही आई सर, है। वही सर, वही सर, बिल्कुल। वो अपना टाइम निकाल के आपको देखने आई है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो है, दरअसल में अगर वैसे मोटे तौर पे बात करें तो लोग दरअसल में सिनेमा और टेलीविजन इनसे थक चुके हैं। वो रंगमंच देखना चाहते हैं। पर यार रंगमंच भी तो दिखाइए आप। अब दे क्या रहे हो आप उनको, हाँ, क्या दे क्या रहे हो? दे रहे हैं वो? आपने स्क्रिप्ट बड़ी बड़ी तो ले ली, वेटिंग फॉर गोडो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और वहां कुछ हो रहा नहीं है उसमें। आपने 4 लड़के की लाइन याद करके दे दी। अरे उस प्रयोगवादी बनिए नए। आपको जब टेक्निकल लेवल पे ऑडिटोरियम बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, तो आप भी तो बदलिए। तो प्रयोग करने के समय में सर जो सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो कंटेंट और उसका डायरेक्शन और उसका सर और उसका जो स्तर है उसको गिरने ना देना, इस चीज का प्रयास बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल है यार, इतनी सारी चीजें आपके पास हैं। पहले तो मैं जो रघुवंशी जी थे, इप्टा के फाउंडर मेंबर थे, वो तो यार वो गाड़ी में जो पहले साइकिल में एक लाइट होती थी ना, हम्म। उसमें और फिर ऐसे उसको पैड से घुमाने से वो लाइट थोड़ी तेज हो जाती थी। वो लोगों ने उसमें रंगमंच किया है। वो उन्होंने बल्ब में जो 5 किलो का घी का डिब्बा होता है उसको काट के स्पॉटलाइट बनाई है। ओ। हम उन लोगों की कहानियां सुनते थे कि रंगमंच कहाँ, हमें सूरसदन मिल गया,
लेकिन आज के बच्चे को तो श्री राम सेंटर जैसे लोग, एकेडमी में इतनी सारे फाइन स्टूडियो मिल रहे हैं, ऑडिटोरियम मिल रहे हैं, तो उनके पास तो बहुत कुछ है। वो सोच ही सकते हैं, वो बेहतरीन सोच सकते हैं। बिल्कुल सर। है ना? क्रिएटिविटी उनके पास, तो क्रिएटिविटी की कितनी आजादी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें तो स्पॉट और उसके बारे में, हॉल के बारे में नहीं सोचना। उन्हें तो कंटेंट के बारे में सोचना है, उसकी डिजाइनिंग के बारे में सोचना है, उसके प्रेजेंटेशन के बारे में सोचना है, उसके अभिनय कराने के तरीके के बारे में सोचना है। वो करके मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी में है आजकल के जो युवा है, थोड़ा जल्दी में लगता है, थोड़ा धैर्य की बहुत जरूरत है। ठीक है सर, अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण की तरफ पहुंच चुके हैं, और ये जो पहल है रंग समागम 2020, ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निर्देशक भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसके बाबत आपके क्या विचार हैं सर? अरे नहीं यार, बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा है कि आप सीनियर रंगकर्मियों को बुला के उनसे बातचीत करते हैं। और मैं गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा। गुप्ता जी हम जब रंगमंडल में थे तब भी थे, आज वो निदेशक हैं और अच्छा प्रयास, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें, मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आगे वो इस तरह की ही कार्यक्रम करें और पुराने और रंगकर्मियों को जोड़ें, उनकी उनकी बातें सुनें, ताकि और नई दिशा मिलेगी और नया बातें होंगी तो नया चिंतन भी मिलेगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से सर हम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने सर अपना कीमती समय निकाला और अपने जीवन का जो ये जो एक लंबी रंग यात्रा रही है, इससे हमें रूबरू कराया। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस साक्षात्कार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ। थैंक यू सो मच।